welcome back to our YouTube channel Desert Rose Psychics. It's a channel that is providing videos related to the psychology topics and different issues related to the psychology and mental health awareness. So my name is Arush Shehbaz और आज का हमारा टॉपिक इज़ अबाउट ग्रोइंग अप फीमेल्स. लास्टली हमने जो लेक्चर कंडक्ट किया था उसमें बेसिकली हम वुमेन साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए डिफरेंट टॉपिक्स को देख रहे थे, कल्चर से रिलेट कर रहे थे कि किस तरह से जो साइकोलॉजी है वुमेंस की वो कल्चर टू कल्चर वेरिएट करती है और कौन से फैक्टर्स हमारी बेसिकली फ़ीमेल की साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं इन अ सर्टेन कल्चर. सो जो आज का टॉपिक है इट्स अबाउट हाउ अ फीमेल विल ग्रो अप, किस तरह से उनके लाइफ स्पैन में डिफरेंट डिफरेंट वाक़यात चीज़ें कौन कौन से स्टेजेस आती हैं जिससे वो एक औरत गुजरती है और किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है और किस तरह से उसकी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है उन चीज़ों से. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम आज पढ़ेंगे इट्स अबाउट द सेक्सुअल डिफ्रेंसीशन, कि किस तरह से हम औरतों को मर्दों से सेक्सुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं, किन किन बेसिस पे हम ख़वातीन को मर्दों से डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि किन बेसिस पे ख़वातीन मर्दों से मुख्तलिफ हैं. आज सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे. तो हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स होंगे इसके अंदर. दैट इज़ क्रोमोसोमल डिफ्रेंसीशन, क्रोमोसोम्स की बेस पे, गोनेट्स की बेस पे, हार्मोन्स की रिलीज़ की बेस पे एंड देन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बेस पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल डिफ्रेंसीशन. एज ऑल ऑफ अस नो अबाउट व्हाट आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स हमारे हेरिडिटी स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कंटेन सम सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइपिकली चीज़ें शो करते हैं जो हमारा जेंडर डिटरमिन करते हैं, हमारी बॉडी की टाइप डिटरमिन करते हैं, हमारे हेयर कलर को डिटरमिन करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे हम में वरासी तौर पे हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं. तो एक ह्यूमन सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बेसिकली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और जिनमें से 22 हमारे पास ऑटोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं. ऑटोसोम्स बेसिकली वो वाले क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी की फ़िज़िकल चीज़ों को डिटरमिन करते हैं, लाइक हेयर, हेयर कलर, हेयर लेंथ, आई कलर, हाइट एंड डिफरेंट थिंग्स जो भी हमारी बॉडी के बेसिकली हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही होती हैं, उन चीज़ों को डिटरमिन कर रहे होते हैं. देन जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर जो होता है उसको हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोमल पेयर. बेसिकली ये एक अलग क्रोमोसोम होता है. जब आप इसको बेसिकली फिनोटिपिकली भी देखते हैं हमारे पास, जब हम क्रोमोसोम्स का एक इमेज लेते हैं उसमें भी आपको पेयर बाकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा होता है. मेल में हमारे पास XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में वहाँ पे ही हमें ये XX क्रोमोसोम दिखा रहा होता है. ओके, ये बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन हमें ये चीज़ वाजिया करता है कि बेसिकली मेल कौन सा चाइल्ड होगा एंड द फीमेल चाइल्ड कौन सी होगी. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फादर से हमें हमारे पास एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा और मदर से भी एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा और वो दोनों मिलके बेसिकली न्यू बेबी का जेंडर डिटरमिन करेंगे दैट आइदर द कमिंग बेबी इज़ अ मेल और द फीमेल. ओके, देन वी कॉल देम जर्म सेल्स. हम इन जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं इनको हम यूजुअली जिन सेल्स में ये क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उन सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं. अब मेल में जो ये जर्म सेल्स हैं उनका नाम है एक स्पेसिफिक जिनको हम स्पर्म सेल्स कहते हैं. और जो हमारे पास हमारे पास जो क्रोमोसोम मेल में मौजूद होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल काफ़ी लेस होता है देन द एक्स क्रोमोसोम दैट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल. एंड द फीमेल जर्म सेल इज़ नोन एज ओवम. इसको हम एग भी कहते हैं और ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है. Okay, the other basis on which we differentiate between male and female is the gonadal differentiation. Gonads की base पे, उनके gonadal structure की base पे हम उनको differentiate करते हैं that either the baby is a male or female. The gonadal stage is the period during which indifferent gonads develop into either ovaries or testes. अभी ऐसी स्टेज है कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और गोनेडल स्टेज स्टार्ट हुई है तो उसमें बेसिकली इंडिफरेंशिएट गोनेड हमारे पास बनेंगे उस बच्चे में जो कि आइदर लेटर स्टेज में ओवरीज में डेवलप होंगे जो कि फीमेल में प्रेजेंट है या फिर वो टेस्टिस में डेवलप होंगे. द फिनोटाइपिक स्टेज इज़ इंड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू गोनेडल डिफ्रेंसिएशन. कह रहे हैं जब फिनोटिपिकली वो चीज़ शो आउट होगी वो लेटर स्टेज में हमारे पास शो आउट होगी जब जो दोनों गोनेड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं. The internal genital tract and external genital develop into characteristic male or female structure. कह रहे हैं आइदर जो अभी हमारे पास indifferent gonads थे वो या तो हमारे पास इंटरनल जेनिटल ट्रैक्ट में तब्दील होगा जो कि ख़वातीन में मौजूद होता है, वजाइन एंड ओवरीज एंड ऑल रिलेटेड यूट्रस एंड स्ट्रक्चर.
और आइदर या तो फिर वो मेल में तब्दील हो सकता है, द एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक में डेवलप हो सकता है, द पीनस एंड ऑल द टेस्टिस एंड जो भी ऑर्गन्स मेल में मौजूद होते हैं उसमें या तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो उन स्ट्रक्चर्स की बेस पे भी हम उन्हें आइदर मेल या फीमेल में कैटेगराइज कर देते हैं। Gonads appear initially as a pair of longitudinal genital or gonadal ridges at the 4th-5th week। अब ये बेसिकली किस स्टेज पे बता रहा है कि जब बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज है, स्टार्टिंग की स्टेज है, एक बच्चा डेवलप हो रहा है मदर की वूम में, तो चौथे से पाँचवें वीक के दरमियान आपको कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल टाइप के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जो कि बेसिकली डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, इनिशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, मालूम नहीं होगा उस वक्त तक कि आइदर ये बच्चा एक मेल होगा या एक फ़ीमेल होगा। Primitive gonads are formed by the proliferation of the germ cells which migrate from the yolk sac and undergo condensation of the underlying mesenchyma in the 6 weeks। अब कह रहे हैं 6 वीक में क्या होगा, वो जो जेनेटल जर्म सेल्स हैं वो प्रोलिफरेशन होगी उनकी, वो इंटरनली माइग्रेट होंगे और कंडेंस होके बेसिकली 6 वीक में हमें कुछ एक स्ट्रक्चर शो आउट करने लग जाएगा। The gonads do not acquire male or female morphological characteristics until the 7th week of development, so they are classified as indifferent। अब वो कह रहे हैं हमारे पास 6वें से 7वें वीक तक हमें मालूम नहीं होगा कि आइदर जो ये बच्चा डेवलप हो रहा है ये मेल है या फीमेल है। 7वें वीक के बाद क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट होगा मेल जेनेटिलिया में या फीमेल जेनेटिलिया में, और ये 7वें वीक के बाद सारा प्रोसेस होगा। उससे पहले वो एक हमारे पास एक रिजिड सा स्ट्रक्चर है, एक इनडिफ्रेंशिएट सा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम उसे क्लासिफाइड कर देंगे एज अ इनडिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हार्मोनल डिफ्रेंशिएशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है जिसकी बेस पे हम मेल्स को फीमेल से अलग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छा अगर ये वाले हमारे पास मौजूद हैं हार्मोन्स तो ये एक फ़ीमेल में प्रोड्यूस होते हैं, और ये वाले हार्मोन्स हैं तो ये स्पेसिफिकली मेल में प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि आपको टेबल में नीचे नज़र आ रहा होगा कुछ हार्मोन्स हैं, देन कैटेगराइज किया गया कि ये मेल में या फीमेल में मौजूद होंगे, प्रोड्यूस कौन सा ऑर्गन करेगा इसको, और फिर उसका फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट हार्मोन इज़ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि किस में प्रोड्यूस हो रहा है, मेल में, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर है जेनेटिलिया का, टेस्टिस, वो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये क्या फंक्शन क्या है इस हार्मोन का, स्टिमुलेट्स द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, या मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा या उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको स्टार्ट आउट करेगा। सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली उस मर्द की आवाज़ का भारी होना, उस बच्चे की आवाज़ का भारी हो जाना जब प्यूबर्टी की एज में आएगा वो, और उसके फेस पे फेशियल हेयर्स आना, और जो बियर्ड का ग्रोथ होना, ये सब कुछ जो क्या है सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे किस हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, और ये सिर्फ किस में होंगे, मेल में। अच्छा, ये फीमेल में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, आपने कुछ केसेस देखे होंगे जिनमें फ़ीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है बाज़ औक़ात, या कुछ इस तरह से हार्मोनल केमिकल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं जब फीमेल्स के हमारे पास हेयर ग्रोथ होने लग जाती है फेस पे और वो मेलिश करेक्टर दे रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ estrogen, basically is an estrogen hormone that is produced by the female, and female में ये ovaries produce करती हैं, and it stimulate the female secondary sexual characteristics, repair of the wall of the uterus, controls ovulation। अब ये हार्मोन क्या कंट्रोल करेगा, खवातीन में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा, स्टिमुलेट करेगा। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उनकी बॉडी की शेप में डिफ्रेंशिएशन आना, उनकी ब्रेस्ट साइज़ का इंक्रीज़ होना, प्यूबर्टी का आना, पीरियड्स का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना, ये सारे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। रिपेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, वॉल यूट्रस की वॉल का रिपेयर करना, और इसके अलावा जो ओव्यूलेशन है एग की प्रोडक्शन को कंट्रोल आउट करना। देन अदर हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल्स में रिलीज होता है और ओवरीज और प्लेसेंटा रिलीज करता है। फंक्शन क्या है इस हार्मोन का, प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ द यूट्रस ब्रेकिंग डाउन। अब ये बेसिकली कब प्रोड्यूस होगा, यूजुअली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा जब एक फीमेल प्रेगनेंसी की हालत में होगी, प्रेग्नेंट होगी, और ये क्या करेगा कि जो यूट्रस की वॉल है उनको ब्रेक डाउन होने से रोकेगा ताकि जो फीटस है, जो न्यू ग्रोइंग एम्ब्रियो है, वो उस पर स्टे आउट कर सके और ग्रो कर सके। सो बेसिकली इन हार्मोन्स की बेसिस पे भी जब हम डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हमें मालूम होता है अच्छा ये इसमें ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिकली इट्स फीमेल, ये वाले हार्मोन्स है तो इट्स अ मेल। और अगर कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, कुछ डिफ्रेंसिएशन आ रही है तो मे बी इट्स थर्ड जेंडर। ओके,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास एक बेसिकली डायग्राम आ रही है दैट इज सेइंग दैट स्टार्टिंग में क्या है, इन डिफरेंशिएटेड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ द फीटस, कि जब बच्चा हमारे पास 4 से 5 वीक में है तो उसके अंदर जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो इन डिफरेंशिएटेड सेक्सुअल सिस्टम है। मालूम नहीं है कि आदर द डेवलपिंग फीटस इज अ मेल और फीमेल, और उसमें बेसिकली मुलर डक्ट्स हमारे पास मौजूद होंगी। अब ये मुलर डक्ट्स लेटर ऑन क्या होगा, जो इसकी वुल्फ डक्ट्स हैं उसमें से वुल्फ डक्ट्स आगे जाके हमारे में किस में डेवलप हो जाएंगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देंगी। और जो हमारे पास मुलर डक्ट्स थी वो किस में डेवलप हो जाएंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इस दौरान बेसिकली एक MIH हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे मुलर इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है इन मुलर डक्ट्स और वुल्फ डक्ट्स की ग्रोथ को, और देन इसकी इनहिबिटेशन से क्या होता है, दोनों सिस्टम डिफ्रेंशिएट होते हैं कि द जेंडर इज अ मेल और द फीमेल। Okay, the next one is morphological differentiation. अब morphological differentiation is related to the basically morphology, structure differentiation क्या होगी उसमें। Until 8th week of the fertilization, the both male and female genital organs look similar. Later, they differentiate into male and female genital organs. कह रहे हैं 8वें वीक तक जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास फीटस होगा उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो एक जैसे दिखने में नज़र आते हैं, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि उनमें डिफ्रेंशिएशन आ जाती है, उनके स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। या तो फिर वो मेल ऑर्गन्स में तब्दील हो जाते हैं या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में तब्दील हो जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम उन्हें इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने आगे एक डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, पीनस है, एंड देन वी हैव वास डेफरेंस, टेस्टिकल्स, स्क्रोटम एंड यूरिथ्रा एंड पीनस एंड ऑल। ये सारे हमें बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है दैट अगर ये चीज़ें मौजूद हैं देन द बेबी और द फीटस इज़ अ मेल। On the other side, we are seeing the female reproductive system. It is showing fallopian tube, uterus, ovaries, cervix, vagina. अब ये सब क्या है, ये इनसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली हमें क्या जेंडर डिफरेंशिएशन करेगा दैट इट्स अ फीमेल बेबी और अ फीमेल फीटस। ओके, अब बड़ी इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि डज द ब्रेन डिफरेंशिएट बाय सेक्स। क्या जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है क्या उस पर भी हमारे सेक्स का इफेक्ट होता है, कि अगर एक मेल है तो उसका ब्रेन किसी और तरह से काम करेगा, और अगर एक फीमेल है तो उसके ब्रेन के काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होगा एक मर्द से, और मर्द के ब्रेन के काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा एक फ़ीमेल से। तो यहाँ पे हमें कुछ रिसर्चेस हमने स्टडी की हैं, और कुछ रिसर्चेज हैं जो कि हमें इस चीज़ के बारे में बड़ी अच्छे से डिटेल में डेप्थ एक बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं। Researchers argues that hormone may organize the brain differently for females and males. अब रिसर्च कहती हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं वो ब्रेन्स को बड़े डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं मर्दों में और औरतों में। It has been suggested, for instance, that the presence of testosterone at a critical period prenatally might masculinize or defeminize the central nervous system, preparing it so that the individual is predisposed to learn masculine behaviors more easily। कह रहे हैं कि जब अर्ली स्टेज पे हमारे पास प्रीनेटल स्टेज है वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की जब प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगा, मैस्कुलाइन जो हमारे पास मैस्कुलिनाइज हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे, उस फीटस में ज़्यादा होंगे, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उस फीटस में मैस्कुलिनाइज हमारे पास करेक्टरिस्टिक शो होंगे, और डीफेमिनाइज क्या होगा, जो यहाँ जो फेमिनाइन करेक्टर्स हैं उनको सप्रेस कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और प्रिपेयर करेगा उस इंडिविजुअल उस फीटस को कि वो क्या लर्न करे लेटर ऑन, मैस्कुलाइन बिहेवियर लेटर ऑन वो डेवलप कर ले अपने अंदर। और ये स्टडी 1995 में बेसिकली कंडक्ट की गई थी, और ये हमें बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताती थी। Some researchers have also linked early exposure to high level of estrogen with differences in cognitive performance and have suggested that estrogen too exerts an organizing effect on the developing brain। अब वो कह रहे हैं कुछ और स्टडीज से उन्होंने ये बताया कि एस्ट्रोजन के जो डिफरेंट लेवल हैं वो भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, एक डेवलपिंग ब्रेन पे अलग किस्म का इफेक्ट डालते हैं, और ब्रेन को ऑर्गेनाइज करने में अर्ली स्टेजेस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ओके, theories of sex differences in brain lateral eyes suggest that female brains tend to be more bilaterally organized। अब क्या एक और हमारे पास थ्योरीज हैं कुछ सेक्स डिफरेंसेस की, वो ये कहती हैं कि जो ख़वातीन का ब्रेन है टेंड टू बी मोर बायलेटरली ऑर्गेनाइज, ज़्यादातर बायलेटरली ऑर्गेनाइज होता है फॉर सम कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर मेल्स के ब्रेन से लाइक डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, बायलेटरली ऑर्गेनाइज्ड है, और उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं एक मेल के ब्रेन से। इन अदर वर्ड, females are likely to have more verbal abilities spread across both hemispheres।
अगर आम ज़ुबान में इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जो एक ख़ातून का ब्रेन है वो जो उनके अंदर वर्बल एबिलिटीज़ होंगी वो पूरे उनके जो बोथ हेमिस्फेयर हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर, उन दोनों पे वो जो वर्बल एबिलिटीज़ हैं स्प्रेड आउट हुई होंगी। दोनों जो उसके हेमिस्फेयर हैं और एक ख़वातीन के ब्रेन के, वो इस वर्बल एबिलिटीज़ के ऊपर काम करेंगे। जबकि जहाँ पे जो मेल में क्या है, मोर लाइकली टू हैव वर्बल एबिलिटीज़ लोकेटेड ओनली इन लेफ्ट हेमिस्फेयर। जबकि आप वर्बल एबिलिटीज़ अगर एक मेल के ब्रेन में देखना चाहेंगे या उसको लोकेट कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फेयर पे नज़र आएंगी। For females, then spatial abilities would have to share neural space with verbal abilities in the right hemisphere. अब जहाँ जबकि जो फीमेल में जो स्पेटियल एबिलिटीज़ हमें देखने में नज़र आएंगी वो न्यूरल स्पेस में नज़र आएंगी, और वर्बल एबिलिटीज़ के साथ साथ राइट हेमिस्फेयर में कुछ एरियाज पे आपको नज़र आएंगी. Perhaps allowing spatial abilities less potential to develop. Not all studies find differences in lateralization between male and female. लेकिन कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टडीज़ में हमें इसके डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आए, और मेल्स एंड फीमेल्स में कि किस तरह से ये लिटरलाइज हुआ है कि ये वाला ब्रेन का पार्ट इन फंक्शंस को कंट्रोल कर, और फीमेल्स में ये वाला ब्रेन का पार्ट इन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. But studies that do differentiate generally find the female show less lateralization than male. ओके, अब बेसिकली क्या है कि मेल्स में लेटरलाइजेशन और एक स्पेसिफिक एरिया किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं है. Wire 1996 में concluded on the basis of a meta-analysis of 396 comparisons that male showed more lateralization than female both visual auditory tasks. अब हमें मेल में लेटरलाइजेशन और ये जो एक स्पेसिफिक हेमिस्फीयर कंट्रोल कर रहा है, ये उसने 396 कंपैरिजंस की और देखा कि मेल्स में जो लेटरलाइजेशन है वो ज़्यादा विजुअली और ऑडिटरी टास्क में नज़र आएगी, जबकि फीमेल में इस तरह से नज़र नहीं आएगा. However, many researchers have concluded that sex differentiation in lateralization growing up female 95 are likely to be particularly important for understanding male-female differences in cognitive performance. लाइक अब डिफरेंस जब किया गया, कंपैरिजंस किए गए, तो मालूम हुआ कि जो मेल्स हैं उनमें जो लेटरलाइजेशन है ब्रेन की के दैट सर्टन एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कंट्रोलिंग सर्टन एबिलिटीज़, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, स्प्रेड आउट है या तो किसी के साथ मिल के कोई एबिलिटी काम कर रही है. तो ब्रेन स्ट्रक्चर में भी बेसिकली डिफ्रेंशिएशन दोनों में मौजूद है. देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अबाउट रेयरिंग, परवरिश, पालना, एक्सेप्टेंस किस तरह से है अब मेल्स की फीमेल्स की. स्पेशली हमारा टॉपिक फीमेल से रिलेटेड है तो हम सारा उससे रिलेट करते जाएंगे. एलिस ट्रेगर 1998 में उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, वट एवर और फिजिकल मेकअप नन ऑफ अस इज़ फुली अ बॉय और अ गर्ल. उन्होंने अपने नोट्स में लिखा कि जो भी हमारा फिजिकल मेकअप है, हम फिजिकली जिस तरह से भी दिखाई देते हैं, हम में से तमाम लोग ना तो फुली तौर पे लड़का हैं ना लड़की हैं, until that identity is made for us by our family and community and embraced by us. जब तक हमारे इर्द गिर्द की जो हमारे पास कम्युनिटी है, फैमिली है, वो हमें आइडेंटिफाई ना करे दैट वी आर मेल और फीमेल, और हमें एक्सेप्ट ना करे, और जब फिर हम अपने आप को एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्टेंस आती है, और फिर बेसिकली हमारा डिफ्रेंशिएट होता है दैट वी आर मेल और फीमेल. सोसाइटी एक्सेप्टेंस, फैमिली एक्सेप्टेंस, के फैमिली किस तरह से हमें आइडेंटिफाई कर रही है. One's physical equipment is the signal, not the determinant of gender identity. Indeed, the prenatal development of a particular anatomical configuration is only part of the story of the way a person becomes gender. वो कह रहे हैं कि प्रीनेटल डेवलपमेंट में जो हमारे कुछ एटोनॉमिकल कन्फिग्रेशन हैं, कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उसको बेसिकली हम जेंडर, उससे हम बेसिकली किसी भी पर्सन का स्पेसिफाई कर देते हैं. अ डेवलपिंग individual learns through social interaction to place herself or himself in a gender category and accept a particular gender identity. अब क्या होता है, जब एक डेवलपिंग इंडिविजुअल है वो जब एक सोसाइटी में आता है, डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शंस बनाता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ हिमसेल्फ और हर सेल्फ या ही और शी, और फिर वो क्या करता है, अपने आप को एक स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता है दैट आई एम अ मेल और आई एम अ फीमेल, और फिर उस तरह से वो एक्सेप्टेंस करते हुए जो काम, जो रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं उनके ऊपर वो वर्कआउट करता है. She or he also learns what behaviors are considered acceptable and normal for a person in that category. She or he learns to do gender. बेसिकली अब वो क्या सीखेगा जब वो सोसाइटी में आएगा, जो उनसे जेंडर से बिलोंग करता होगा, वो उस जेंडर से जो रोल, जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उन चीज़ों को सीखेगा, और आगे बेसिकली वो सारे काम करेगा जो कि उस जेंडर से एक्सपेक्ट किए जाते हैं. The process of rearing a child to be a girl or a boy can begin even before the child is born. कहा जा रहा है कि जो rearing का प्रोसेस है वो एक बच्चे में एक
कि वो उसको हमने लड़कों की तरह परवरिश करनी है या लड़कियों की तरह, ये उसकी बर्थ से बॉर्न होने से पहले डिसाइड हो चुका होता है। वन स्टडी सिवीनी एंड ब्रैड बार्ड ने 1988 में जो कंडक्ट की फाउंड दैट पेरेंट्स हु सॉ एन अल्ट्रासाउंड पिक्चर ऑफ देयर fetus still in the womb rated female fetus as softer, littler, calmer, weaker, more delicate and more beautiful than male fetuses। उसने स्टडी कंडक्ट की कि उन माँ बाप ने जिन्होंने अपने बच्चों को फीटस की फॉर्म में अल्ट्रासाउंड में देखा, वो अगर उनकी तो बच्चा फीमेल फीटस थी तो उन्होंने उसको प्रज्यूम क्या किया दैट इट्स सॉफ्ट, क्यूट, लिटल, कामर या वीक है, डेलिकेट है देन मेल फीटस। बेसिकली क्या है, ये सारी हमारी जेंडर एक्सपेक्टेशंस, जेंडर रोल्स हमने जो बेसिकली क्या कर दिया है, स्टिग्मेटाइज कर दिया दैट मेल इज़ मेस्कुलाइन, स्ट्रॉन्ग, नॉट लाइक दैट, नॉट काल्मर, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लिटिल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से है। तो ये बेसिकली जो हमने स्पेसिफिकेशन कर दिया है, वो हमारी ये जो रेयरिंग का प्रोसेस है ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया। अभी वन अ चाइल्ड इज़ नॉट बोर्न, वो एक फ़ीमेल अगर फीटस है तो हम उसको सॉफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, नॉट हार्ड, लिटिल कंसीडर कर रहे हैं, काम कंसीडर कर रहे हैं, वीकर कंसीडर कर रहे हैं। तब से ही रेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एंड फ्रॉम द डे ऑफ एन इन्फिनिट्स बर्थ, और फिर जब उसके बाद बर्थ हो जाती है देन द रेयरिंग प्रोसेस गोज़ ऑन। North American parents rate their female infants as softer and more delicate than the male infants, and as their male infants are firmer, stronger, hardier, more alert। अब क्या है, जो कि मेल फीटसेस हैं उनको वो किस तरह से देखते थे, स्ट्रॉन्ग हैं, फिर्म हैं, हार्ड हैं और अलर्ट हैं। Mothers have also been found to give higher estimates of the motor abilities of infant boys and infant girls. In these studies, none of the indifferences perceived by parents correlated with any male-female differences। अब क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल्स या मेल्स के लिए उनके पेरेंट्स ने प्रज्यूम किया है, इसमें जो कोरिलेशन थी वो इतना देखने में नज़र नहीं आई जो कि अदरवाइज़ हमारे पास मेल और फीमेल डिफरेंसेस में देखने में आती है। Okay, we also know that parents treat daughters and sons in differently in certain ways। अच्छा, अब हमें ये भी मालूम है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को और बच्चों को लाइक फीमेल डॉटर्स एंड जो मेल सन्स हैं बेसिकली उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है, सच एज टॉकिंग मोर टू डॉटर्स दैन टू सन। अब ये भी एक स्टडी थी जिसमें देखने में आया कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों से ज़्यादा बात करते हैं जबकि बच्चों से बेटों से कम बात करते हैं। This difference in prenatal treatment of girls and boys is especially marked in areas specifically related to gender expectation। कह रहे हैं जो ये अब बिहेवियर है, पेरेंटल ट्रीटमेंट है जो कि बेटियों के लिए अलग है और बेटों के लिए अलग है, ये किस वजह से है, जो जेंडर एक्सपेक्टेशन है जो अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट कल्चर्स में रखी जा रही है डिफरेंट जेंडर से, उसकी बेसिस पे बेसिकली ये पेरेंटल ट्रीटमेंट थी। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गिवन डिफरेंट टॉयज़, अलग किस्म के दोनों को टॉयज़ देना, उनको अलग तरीक़ों से कपड़े पहनाना एंड असाइन डिफरेंट टास्क। ये हमारे पिछले टॉपिक से रिलेट होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रोल हैं, उनकी बेसिक्स पे ही हम उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, तो उनकी साइकोलॉजी पे भी डिफरेंट इफ़ेक्ट आएगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फीमेल फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजिकल फ़ीमेल किस तरह की नज़र आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको इफ़ेक्ट आउट करती हैं फिजियोलॉजिकली, एंड देन वी रिलेटेड विद देयर साइकोलॉजी एंड मेंटालिटी। अब वो कह रहे हैं कि एक ओवरव्यू देखा जाए अगर सेक्सुअल डिफरेंशिएशन पे, तो हम किस बेस पे सेक्सुअली डिफरेंशिएट कर रहे थे। एक औरत है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी फिजियोलॉजिकली। फीमेल होने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी बॉडी को देखा जाएगा कि किस तरह से उसकी बॉडी डेवलपमेंट है। ब्रेन की हमने बात की, हार्मोन्स की बात की। नाउ वी आर मूविंग फिजियोलॉजिकल बॉडी दैट अ फीमेल विल कंटेन ओवरीज, ओवरी मौजूद होगी उसमें, एक वोम मौजूद होना ज़रूरी है, वजाइना होगी, क्लिटरस होगी, और ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जो कि उसको फीमेलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा एक जो फीमेल होगी फिजियोलॉजिकली वो मेंस्ट्रुएट करेगी, पीरियड्स आएंगे, वो प्रेग्नेंट होगी, शी कैन नॉट मेक एनी वन एल्स प्रेगनेंट, किसी दूसरे को वो प्रेग्नेंट नहीं कर सकती, वो खुद प्रेग्नेंट होगी, बट समवन एल्स कैन मेक हर प्रेग्नेंट। अब ये सारी क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है उससे कि एक जो औरत है उसमें ये खासियतें मौजूद होंगी, ये फिजियोलॉजिकल चीज़ें मौजूद हैं जो कि उसको एक फ़ीमेल बना रही हैं। शी कैन गिव बर्थ, वो एक न्यू बॉर्न को बर्थ कर सकती है, कैन सकल एन इन्फेंट, उसको मिल्क प्रोवाइड कर सकती है। नॉर्मस मीनिंग इज असाइंड बाय सोसाइटी एंड बाय इंडिविजुअल टू वुमेन टू दीज प्रोसेसेस। अब वो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो ये सारे प्रोसेसेस हैं इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनको अलग तरीके से देखा जाता है और इनको अलग तरीके से मीनिंगफुल बनाया जाता है।
Even though a woman may spend only a small proportion of her life on an adult being pregnant, even though the bearing of and rearing of a child may be only one aspect of his life, लाइफ्स वर्क ऑफ मैनी वुमेंस। अब कुछ खवातीन में सिर्फ चाइल्ड रेयरिंग और ये एस्पेक्ट होंगे लाइफ के, जबकि कुछ जगहों पे डिफरेंशिएट होंगे। इवन दो मैन एंड वुमेन डू अंडरगो ह्यूज नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंसेस, दिस पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इज ऑफन कंसिडर्ड द सेंट्रल फैक्ट बीइंग अ फीमेल। कह रहे हैं अब मेल और फीमेल अपनी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन डिफरेंट किस्म के बेसिकली पोटेंशियल एक्सपीरियंसेस से जो कि उनके सिमिलर भी होंगे, लेकिन एक खतून को हम उसकी रिप्रोडक्टिव बेसिस पे एज अ फीमेल कंसीडर कर रहे हैं कुछ एरियाज में। Potential for reproduction is often considered the central fact about being a female. The female capacity to become pregnant play a crucial, important way and a role that girls are socialized toward the vulnerability of power in many cultures. अब कह रहे हैं कुछ जगहों पर जो ये प्रेगनेंसी है या प्रेग्नेंट होना है खतून का, काफ़ी सोसाइटीज़ में उसको वर्नरेबल बनाता है और डिफरेंट कल्चर में इसको अलग तरीके से परसीव किया जाता है। As girls reach puberty, they face changes in expectation that reflect their emerging capacity for mature sexuality for pregnancy. अब कुछ कल्चर्स में क्या है, जैसे ये लड़की प्यूबर्टी को टच करती है, प्यूबर्टी का मीनिंग वहाँ पे अलग है, मेंस्ट्रुएट करने का पीरियड एक मीनिंग अलग है। डिफरेंट कल्चर्स में ये जो वुमेन से एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं, अलग अलग तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे। कुछ सोसाइटीज़ में ट्रांजिशन फ्रॉम गर्लहुड टू वुमेनहुड इन्वॉल्व्स अ न्यू सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब क्या है बेसिकली कुछ सोसाइटीज़ में जो जब एक औरत एक लड़की अपने स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में से गर्लहुड में से जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे नहीं है, वहाँ से जब वो प्यूबर्टी की स्टेज में जाती है, मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट करती है, तो उसके लिए जो रूल्स हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं सोसाइटी की वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। फिर क्या है कि उसकी सेफगार्ड या डिपेंडेंसी क्या है, हम सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं उसको, हम उसको अटेंशन प्रोवाइड करते हैं कि वो अननोन मेल अनएथराइज्ड मेल से जो क्या है जो सेफगार्ड प्रोवाइड करे, अपने आप को किस तरह से सेफ रखे। इसके बाद जब वो प्यूबर्टी पे रीच कर जाती है तो कुछ उसके लिए हम टारगेट सेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें उसके लिए फॉरबिडन कर देते हैं फिजिकली, तो उसके लिए हम बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। ये कल्चर टू कल्चर वेरिएट कर रही हैं, कुछ सर्टन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज, कुछ रूल्स हैं। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ वुमेन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इट्स द मेंस्ट्रुएशन। जब फिजियोलॉजिकली एक फीमेल में तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो गर्लहुड से प्यूबर्टी की तरफ जा रही है, वुमेनहुड में तब्दीलियाँ आ रही है, तो फर्स्ट थिंग जो फीमेल में तब्दीली आएगी इट्स मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें फीमेल बॉडी हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है ऑन द 14 डेज ऑफ द साइकिल, और जब वो हमारे पास एग प्रोड्यूस करेगी, इफ़ द वुमेन इज़ मैरिड और समथिंग लाइक दिस, तो देन इट कैन गोज़ टू द प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो फिर हमारे पास मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और पीरियड्स आएंगे, और उसमें जो हमारी यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होगी वो मेंस्ट्रुएट के थ्रू, हमारे पीरियड्स के थ्रू, ब्लीडिंग के थ्रू वो उसकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। देन यहाँ पे एक टर्म मैंने मेंशन की है पीएमएस, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इट्स प्री मेंस्ट्रुअल, हमारे पास बेसिकली सिंड्रोम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं कुछ जो कि बेसिकली फिजियोलॉजिकली जुड़ने के साथ साइकोलॉजिकली भी एक फ़ीमेल को इफ़ेक्ट आउट करते हैं, जिनका समझना, जिनको जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या कुछ इस तरह के इरिटेबिलिटी के सिम्टम्स, मूड स्विंग्स होना, ये सब कुछ क्या है, ये मेंस्ट्रुएशन के साथ जुड़े हुए हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, फीमेल का चिड़चिड़ापन, उसके मूड स्विंग, उसकी फूड क्रेविंग्स, ये सब चीज़ें उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके साथ हो रही हैं, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली साइकोलॉजिकली एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आउट करती है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होना बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। देन द नेक्स्ट स्टेज इज़ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ये बेसिकली फिजियोलॉजिकली जो हम एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी हतून से, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि एक खातून है, शी इज़ बेसिकली मैरिड, सॉरी, तो उसके लाइफ में एक अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, दैट शी कैन गेट प्रेग्नेंट एंड देन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अब उसमें भी क्या है, जब ये वाली स्टेज आती है, वुमेन की बॉडी चेंज हो रही है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एक जाइगोट डेवलप हो रहा है, देन पूरा एक 9 मंथ का पीरियड है, उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, मूड स्विंग्स हैं, सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग्स हैं,
उसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन है। ये सारी टर्म साइकोलॉजिकली बेसिकली रिलेट कर रही हैं एक फ़ीमेल से कि उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसके अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, एक चाइल्ड की ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। पहले उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही थी फिज़िकली, अब उसकी बॉडी में चेंजेस आने की वजह से उसको किस तरह से जज किया जा रहा है। अच्छा, बेसिकली जब प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड बर्थ होती है, द वेट गेन और किस तरह से सब लोग फिर प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि उसको ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसके अंदर बेटा हो या बेटी हो। सोसाइटी डिफरेंट तरीके से उसको परसीव कर रही है, कहीं पे प्रेगनेंसी को किसी तरह से परसीव किया जा रहा है। और कुछ सोसाइटीज़ या कल्चर में आफ्टर मैरिज बेसिकली चाइल्ड है। कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज़ में अगर अब हम देखें, वहाँ पे बिफोर मैरिजेस भी बच्चों की बर्थ हो रही है, उसको कैसे परसीव किया जा रहा है, किस तरह से वो सारा चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन क्या है, उसको किस तरह से वो सारा एक बच्चे की ज़िम्मेदारी आना, उसकी लाइफ में चेंजिंग आना, किस तरह से उसको डिप्रेस्ड आउट कर रहा है, किस तरह से वो फटीग में आ रही है। ये सब कुछ समझना, साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस साथ साथ चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ओके, ये काफ़ी अजीब सी चीज़ होगी। आपने कुछ मे बी वीडियोस भी देखी हों, टैबू है इन चीज़ों पे कहीं जगह बात करना कि फ़ीमेल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन और ये सब कुछ सारा कुछ सेक्स एंड ऑल रिलेटेड टू दीज थिंग्स, इनके ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कुछ एरिया में। तो उसी से ये एक चीज़ है, एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ अबाउट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसमें क्या है कि बेसिकली सर्कमसिशन की जा रही है, उनके एक जो स्पेसिफिक एरिया है वजाइना में, क्लिटोरिस का पार्ट है, उसको कट आउट किया जा रहा है ताकि जो उनके अंदर ये सेंसेशन है या सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको कट आउट कर दिया जाए। 140 मिलियन खवातीन ऐसी हैं जिनके साथ ये वाला प्रोसेस किया जा चुका है, जेनिटल म्यूटिलेट किया जा चुका है उनका। इजिप्ट में, ग्यूना में, सोमालिया में एंड एक्सेट्रा बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक सर्टेन एज पे जब खातून पहुंच रही है तो उसका जो क्लिटोरिस एक स्पेसिफिक पार्ट है वजाइना का, उसको कट आउट किया जाए ताकि उनमें जो है टेम्पटेशंस हैं या इस तरह से है वो सब कुछ नहीं हो। क्योंकि उनकी सोसाइटी में वो इस चीज़ को बड़ा लाइक टैबू मान रहे हैं या वो इस चीज़ को उस तरह से लेते हैं कि कुछ गलत नहीं कर ले वो, उसमें टेम्पटेशंस होंगी, ये वाला स्पेसिफिक एरिया मौजूद होगा तो टेम्पटेशंस आएंगी, वो कोई गलत स्टेप लेगी, तो उनकी सोसाइटी में इस चीज़ को वो अनएक्सेप्टेबल करें। कहीं जगह पे इवन द फीमेल वजाइना स्टिच कर दिया जाता है उस एरिया को, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जब तक उसकी शादी नहीं होगी। तो ये बेसिकली क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस पे वहाँ पे उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, वो ट्रीट किसी तरह से कर रहे हैं और वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सब कुछ डिफ्रेंशिएशन आ रही है। देन वर्जिनिटी टेस्टिंग, ये भी बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में वर्जिनिटी टेस्टिंग की जाती है, दैट द फीमेल इज़ वर्जिन और नॉट। और ये भी अब देखें कि हमारे अगर यहाँ पे इस तरह का ये प्रोसेस जो यहाँ पे हमारे एरियाज़ में, हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में, कल्चर में ये चीज़ें नहीं हैं, अगर यहाँ पे इन चीज़ों को ये सब कुछ प्रैक्टिस होने लग जाएगा तो वो हमारे लिए कितना डिफरेंट होगा साइकोलॉजिकली। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ के अगर यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये हमारे लिए साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत डिफरेंस है ये। देन अबॉर्शन, अब अबॉर्शन के कॉन्सेप्ट भी अलग हैं। अगर हमारे मुल्क में, हमारी चीज़ों में, हमारे कल्चर में देखा जाए तो इट्स कंसिडर्ड एज अ डेथ, और मतलब किसी की जान लेना और इस तरह से। अब जब बाहर की बात की जाए तो वहाँ पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू दीज थिंग कि सर्टेन नंबर ऑफ चाइल्ड्स आर अलाउड और इस तरह से, तो उनकी साइकोलॉजी उसी लिहाज से डेवलप है। एंड देन अबॉर्शन कुछ जगह पे इलीगल है, कहीं जगह पे लीगल है। तो ये सारी चीज़ें कल्चर टू कल्चर वेरिएशन है, डिफरेंस है, और वुमेंस भी उससे उसी तरह साइकोलॉजिकली और फिज़िकली अफेक्ट हो रही हैं। ओके, डिस्प्लेइंग फीमेल बॉडीज़, ओके, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे भी एक क्या है, फिजियोलॉजिकली एक्सपेक्टेशन क्या है, फीमेल बॉडीज़ को डिस्प्ले करना। अब कुछ कल्चर्स में हम रिस्ट्रिक्शंस हैं इन चीज़ों के ऊपर, दैट आफ्टर अ सर्टेन एज आपने अपने सर्टेन बॉडी पार्ट्स को इस तरह से कवर अप करना है, हाइड आउट करना है, लोगों से थोड़ा सा फासला इख्तियार करना है। बॉडी पार्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सर्टेन बॉडी एरियाज़ हैं, फीमेल बॉडी पार्ट्स हैं, इनको डिस्प्ले करना इज़ वेरी गुड, और उसको एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। फ्यू वीक्स बैक आई सॉ अ वीडियो बेसिकली रिलेटेड टू दिस थिंग, और जो सर्टेन बॉडी एरियाज़ है फीमेल्स के, उनको वो शो आउट करते हैं। ओके, वहाँ पे एक सर्टेन ट्राइब इन द सोमालिया और समवेयर
दे आर शोइंग दैट द अपर बॉडी पार्ट, अगर वो शो आउट कर रही हैं तो उसको वो एज अ इज़्ज़त कंसिडर नहीं कर रहे कि उनके लिए जो कवर अप करना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके आई थिंक सो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड में उनके ईयर्स और द शोल्डर्स को वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एज अ ब्यूटी पार्ट और उस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। उनके लिए जो अपर बॉडी पार्ट है वो उनको एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं करे। देन कलर एंड देन हाइट और ये सब कुछ किस तरह से ख़वातीन को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है। हम उनके हेल्दी होने पे, स्मार्ट होने पे उन पे बात कर देते हैं और वो साइकोलॉजिकली उन्हें कितने बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। देन उनके कलर्स पे, उनके बॉडी कलर पे, उनके बॉडी हेयरिंग पे, उनके हेयर लेंथ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल्चर टू कल्चर वेरिएट करती हैं और डिफरेंटली फीमेल्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। और इनको समझना, इनको अंडरस्टैंड करना, एक वुमेन की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ अ वुमेन, कि किस तरह से उनमें चेंजिंग आ रही है थ्रू आउट द लाइफ। एंड देन अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि जो उनकी साइकोलॉजी के पीछे बैकग्राउंड्स हैं, चीज़ें हैं, वो क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। और आज का टॉपिक हमारा यही था। सो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe our YouTube channel, and if you have any query you can ask in the comment section. We will be very happy to answer all your queries. Thank you so much. Take care of yourselves. Allah Hafiz. Fi Aman Allah.